हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने के लगे होर्डिंग के बाद अब बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति ने भी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने का फैसला लिया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि अगली बोर्ड बैठक में वो इसको प्रस्ताव लाएंगे और इसका आदेश जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। इसी तरह की सूचनाएं यमुनोत्री मंदिर समिति की तरफ से भी आ रही हैं और इसके पीछे की सोच और वजह क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही इस तरह के आदेश जारी होंगे, जो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं जो साधु संत हैं, पंडित पुरोहित हैं या मंदिर समितियां हैं जो मंदिरों को संचालित करते हैं तो वो जैसा कहेंगे सरकार वैसा करेगी। यानी ये आदेश होना लाजमी है और जैसे ही ये आदेश होगा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। जैसे मसलन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सिख समुदाय से आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, लेकिन वो हर साल बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाते हैं, तो क्या इस बार वो नहीं जा पाएंगे? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बौद्ध धर्म से हैं, क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? सारा अली खान एक मुस्लिम है, अभिनेत्री है, वो हर साल केदारनाथ जाती है, बरसों से केदारनाथ जाती है, क्या वो जा पाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ऐसे तमाम नाम हैं इस देश में जो चारधाम यात्रा में आते हैं, भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ धाम, माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन करने आते हैं, लेकिन गैर हिंदू हैं, क्या उनके प्रवेश को वर्जित किया जाएगा? और वो क्या मैकेनिज्म होगा कि वीआईपी लोगों को आने दिया जाएगा और आम लोगों को नहीं आने दिया जाएगा? तो इसी पर सभी की निगाहें लगी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। यूजीसी में बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके बाद अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। देश भर में बीते करीब 2 सप्ताह से ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है। कल भी राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर ऐसे प्रदर्शन किए जाने हैं। यूजीसी में जो बदलाव किए गए हैं उससे लगातार लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, तो वहीं एक पक्ष उसकी तरफ पूरी तरीके से नज़र भी आ रहा है। केंद्र सरकार को लगातार ये जो विरोध है वो झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अब 2 सप्ताह हो चुके हैं, आने वाले दिनों में भी बड़े स्तर पर इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। राजधानी लखनऊ में भी कल कई विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रदर्शन की तैयारी की गई है, जिसमें यूजीसी के इस विरोध को लेकर के बड़े स्तर पर छात्र वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ऐसे में फ़िलहाल अभी लोग बड़ी संख्या में यूजीसी के विरोध में नज़र आने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपने पहले चुनावी दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान नितिन नवीन संगठन के ढीले पेंच को टाइट करेंगे, साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, और न सिर्फ बेहतर हो बल्कि इस बार बीजेपी को जीत मिले। लेकिन आपको बता दें कि नितिन नवीन का ये पहला दौरा कोलकाता के बजाय दूसरी जगह से होने वाला है। दुर्गापुर और आसनसोल नितिन नवीन जाएंगे। दुर्गापुर और आसनसोल को राढ़ बांग्ला कहा जाता है और यहाँ के संगठन को लेकर बीजेपी पहले से ही काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को रहती है, क्योंकि ये इलाका हिंदी भाषियों का है। यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, साथ ही राजस्थान के लोग भी रहते हैं। इसलिए नितिन नवीन ने अपने इस अभियान की शुरुआत ही राढ़ बांग्ला से यानी दुर्गापुर और आसनसोल से करने की रणनीति बनाई है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर यहाँ मजबूत होंगे तो बाकी जगह भी पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की डूबने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तकरीबन पूरी कर ली है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करनी थी 31 तारीख को ट्रक के वहां पर डूबने की स्थिति को देखते हुए उन अधिकारियों ने एसआईटी को जो बयान दिए वो उन बयानों में विरोधाभास मिला। पहले दिन की जब एसआईटी द्वारा पूछताछ की गई तो अपना मौके पर पहुँचने का जो समय और दिन बताया था वो आखिरी दिन के बयानों तक बदल गया। एसआईटी हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। जो अधिकारियों ने बताया कि वो मौके पर इस तारीख को इस समय गए, वो उनकी टेक्निकल जांच जब कराई गई उसमें विरोधाभास मिला। कई ऐसे अधिकारी भी थे जिनको जिम्मेदारी थी मौके पर जाने की, पीड़ित परिवार से मिलने की और वहां पर उचित कदम उठाने की। वो अधिकारी दफ्तरों से नहीं निकले, 3 दिन तक अपने दफ्तरों से नहीं निकले और निचले स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार अपने दफ्तर में बैठ के करते रहे। फिलहाल इन पूरे मामलों
को एसआईटी ने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के साथ साथ 100 से ज़्यादा अफसर, प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवार के बयान लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है अब आज या कल में एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से युवराज के पिता के द्वारा मांग की गई है कि जो जिम्मेदार हैं वो बख्शे ना जाएं, तो एक बड़ी कार्रवाई सरकार इस पूरे प्रकरण में ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। हाथरस में इंसानियत हुई शर्मसार, थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां। हाथरस में कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद। बादशाह होटल की गंदगी का हुआ पर्दाफाश, थूक लगाकर सेकी रोटियां। हाथरस कोतवाली क्षेत्र के मधुगढ़ी स्थित बादशाह होटल में एक कारीगर ने थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां। एक ग्राहक ने कारीगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल होने से लोगों में काफ़ी आक्रोश। वहीं खाद्य विभाग एवं प्रशासनिक पर उठे सवाल कि ऐसे होटलों पर विभाग क्यों नहीं करता कोई कार्रवाई। आरवत पुरोहित, न्यूज स्टेट, हाथरस। नागौर में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले वहां की थांवला थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई विस्फोटक जो अवैध रूप से रखे गए थे उनके खिलाफ की है। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। थांवला थाना पुलिस को लंबे समय से ये जानकारी मिल रही थी कि वहां पर अवैध रूप से विस्फोटक का भंडारण किया जा रहा है और इसी की निशानदेही के आधार पर उन्होंने जाकर के जब कार्रवाई की, वहां पर दबिश दी तो वहां पर 9,550 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको बरामद किया गया है। साथ ही फ्यूज, बत्ती और उसमें जो डेटोनेटर लगते हैं वो भी मौके से बरामद किया गया है। 187 कट्टों में ये पूरा भरा हुआ अमोनियम नाइट्रेट वहां पर था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसमें एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ करके आगे किस वजह से इसका भंडारण किया गया था, क्या उद्देश्य था, इसका पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज स्टेट, यूपी। कोडिन सिरप मामले में कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 रुपए के आरोपी विनोद अग्रवाल को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। विनोद अग्रवाल के ऊपर आरोप है कि उसने सैकड़ों बोतल कोडिन सिरप को इधर उधर खपा दिया, जिसकी जानकारी उसके पास नहीं है। दरअसल विनोद अग्रवाल कानपुर के बिरहाना रोड में अग्रवाल ब्रदर्स के नाम से एक फर्म का संचालन करते हैं। इस फर्म ने 20 लाख से अधिक बोतलों की खरीद दिखाई है और इसमें 8 लाख बोतलों का घालमेल बताया जा रहा है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इन 8 लाख बोतलों को फर्जी बिलों के आधार पर इधर उधर बेचे जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद से ही विनोद अग्रवाल अपने बेटे के साथ फरार हो गया था। पुलिस को उसके हरियाणा में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश दे करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उसका बेटा व अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और अगर अभी भी पूरे तथ्य निकल करके सामने नहीं आएंगे तो उसके बाद पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। वीडियो तासिफ खान, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, कानपुर। कर्तव्य पथ पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का सेलिब्रेशन। एयरफोर्स ने जहां सिंदूर फॉर्मेशन के जरिए आसमान से दुश्मन को आगाह किया कि किसी भी गुस्ताखी का किस तरह से जवाब देने के लिए सेना तैयार है, वहीं भारतीय सेना ने अपने दमखम को कर्तव्य पथ पर उतारा, चाहे T-90 टैंक हो या भीष्म हो या फिर आकाश हो या फिर दुश्मन का काल कहा जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल हो। और इस तरह से भारतीय सेनाओं ने अपनी ताकत का अदम्य प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किया। वंदे मातरम की 150 साल का सेलिब्रेशन भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया। एक तरफ भारत की सेनाओं ने अपने ताकत का अदम्य प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी अद्भुत झलक दिखाई दी। साथ ही भारत किस तरह से विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है उसे भी झांकियों के जरिए बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया। प्रिंस संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार।
मैं इस वक्त किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर पे हूँ और आज आप देख सकते हो हर जगह के इलाके में जो है यानी कि आज जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो वर्ल्ड से आई, जो बर्फ़ से लिपटी है और बर्फ़ में जो है यानी कि झंडे की सलामी दी गई, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिविल वहाँ और जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर जो है झंडे की सलामी दे रही है और जोशो और खरोश से जो है मनाया जा रहा है। वहाँ जो है 0 पॉइंट यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे और उस बर्फ़ में जाके भी यानी कि झंडे की सलामी वहाँ पर दी गई है। ऐसी तस्वीरें जो है हर इलाके की आ रही है, जहाँ हम बात करें पाडर मचेल की या हम बात करें मड़वा की, हर जगह से जहाँ पे इलाके में यानी कि 2 से 2.5 फुट जो है बर्फ़ वहाँ लग चुकी है और अभी भी जो है मौसम काफ़ी जो है ख़राब है और अभी भी जो है आज मनाया जा रहा है 26 रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है वो बड़े जोश और खरोश से इस बर्फ में भी मनाया जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 व्यक्तियों ने ताजमहल के अंदर तिरंगा झंडा फहरा दिया। जानकारी के मुताबिक उन दोनों व्यक्तियों ने ताजमहल के अंदर राष्ट्रगान भी गाया। जब इस पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जानकारी मिली अखिल भारत हिंदू महासभा जो कि एक आगरा का संगठन है, उसी के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के अंदर तिरंगा झंडा फहरा दिया। बताया जा रहा है कि जब से ताजमहल बना है उसके बाद ताजमहल के अंदर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। जानकारी ये भी मिली है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 व्यक्ति ताजमहल के अंदर पहुंचे थे और ये लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हम ताजमहल के अंदर तिरंगा झंडा फहराएंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आह्वान किया था कि तमाम स्कूल, मस्जिद, मंदिरों में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और उसी आदेश को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने आगरा की ताजमहल के अंदर तिरंगा झंडा फहरा दिया। फिलहाल CISF और ASI इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। जो बर्फबारी हुई, इस बर्फबारी के बाद जो हालात बने हुए वादी कश्मीर के अंदर जो सर्दी में इजाफा होता जा रहा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। खासकर हम जो है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है आपको पेड़ों पे बर्फ़ दिखाई दे रही होगी और मैदानों में बर्फ़ दिखाई दे रही है। एक छत के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भी करीबन 3 फीट बर्फ़ जो है वो जमा है। अभी भी जो लोग हैं छतों से जो है बर्फ़ हटाने का काम जो है नहीं कर रहे क्योंकि सर्दी में जो है इजाफा होता जा रहा है। वहीं अगर हम बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाकों में पहली बर्फबारी हुई, ये बर्फबारी जो है लोग मांग रहे थे लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बर्फबारी से जो है लोगों के जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं मफलूज होकर रह गई क्योंकि यहाँ जो है सर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो वाटर वर्क्स की पाइप्स है वो तक जो है जमने लगी है, जो नदी नाले वो जम चुके हैं और यहाँ पर जो है जाते जाते बर्फ ये डाल दी है। चिले कलान ने कहीं ना कहीं पीर पंजाब रेंज में जो है काफ़ी बर्फबारी होती है क्योंकि शोपियान जो है पीर पंजाब रेंज में आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है जिसकी वजह से यहाँ का जनजीवन जो है बिल्कुल मफलूज होकर रहता है और यहाँ सड़कें, यहाँ पावर, यहाँ पानी, ये जो पूरा है ठप हो जाता है बर्फबारी की वजह से। फिरदौस लोन, शोपियान। 2 फरवरी से शारदीय कावड़ यात्रा की शुरुआत होनी है और उसकी तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन अपनी बैठकों का दौर जारी किए हुए है। अपर जिलाधिकारी BS चौहान के नेतृत्व में एक बैठक की गई जिसमें कि शारदीय कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इन तैयारियों में जहां पेयजल समस्या या दूसरी चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कावड़ यात्रियों के लिए की जानी है, उनको लेकर चर्चा की गई। हालांकि सावन की कावड़ यात्रा से अलग यह कावड़ यात्रा आमतौर पर सामान्य मानी जाती है और शांत स्वभाव वाली मानी जाती है, लेकिन
जिस तरह से पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा को लेकर भी लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के लिए जरूरी हो जाती है इस यात्रा की तैयारियां पहले से ही करना, और शायद यही वजह है इसको लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इस पूरे शारदीय कांवड़ यात्रा में जो आने वाले शिव भक्त हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं, और बिजनौर, मुरादाबाद इस बेल्ट से आने वाले लोग अधिकतर इस कांवड़ यात्रा में यहाँ से जल लेकर पहुँचते हैं। 15 फरवरी को शिवरात्रि होनी है और ये सभी लोग अपने अपने शिवालयों पर 15 फरवरी यानी शिवरात्रि को जलाभिषेक करेंगे। उससे पहले हरिद्वार प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करना चाहता है, और शायद यही वजह है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है जिसमें कि तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार साल की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड और कोहरे ने लगातार लोगों की दिक्कतों को बढ़ाया था, लेकिन जैसे जैसे मकर संक्रांति के पास तारीखें पहुंची, ठंड से लोगों को राहत मिलने लगी थी, जिसकी वजह से जो विद्यालय हैं वो भी अपने तय समय पर ही खुल रहे थे। ऐसे में लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अब ठंड बढ़ने की बात कही जा रही है। 27, 28, 29 इन 3 तारीखों में अब ये असर देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गिर रही बर्फ़ और बारिश के बाद अब उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद 27, 28 और 29 तारीख को बारिश के भी आसार हैं और तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर जाते जाते ठंडक फिर से परेशान करती हुई नज़र आएगी। हालांकि करीब कई डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, लिहाजा मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। कौशाम्बी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि सरायकिल थाना इलाके के रजाउद्दीन नामक युवक एक नाबालिग मासूम लड़की को पहले अमरूद देता है, उसके बाद उसके तमाम प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करने के बाद दुष्कर्म वारदात को अंजाम देता है। पूरे मामले पर परिजनों को जब इसकी भनक लगती है वो सरायकिल पुलिस को जाकर आप बीती सुनाते हैं। कौशाम्बी पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के सखियाव गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर के गेट में लगे घंटे से एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता शव मिला। वही सूचना के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। वही नाराज परिजनों का कहना था कि मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए। वहीं पुलिस की करीब 7 घंटे की मान मनौवल के बाद शव को उठाने दिया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों का कहना है कि सुशील की हत्या करके उसके शव को फंदे से लटकाया गया है। वही पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा हत्या है या आत्महत्या। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस गुप्ता के साथ मनीष पाल, न्यूज़ स्टेट, फतेहपुर। दिन पहले 3 अभियुक्तों को गोरखपुर की बेलघाट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार की है। ये अभियुक्त जो है मोबाइल चोरी किया करते थे, राहगीरों के हाथ से मोबाइल छोड़ लेते थे। इन अभियुक्तों को बेलघाट की पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। सबसे बड़ी बात है कि ये युवा वर्ग के 18 वर्ष और 21 वर्ष के ये युवा जो है मोबाइल चोरी का अंजाम देते थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार की है और विधिक मुकदमे में इन्हें जेल भेज दिया है। अनूप कुमार सिंह रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।